Good morning to all of you. First of all, I'm thankful to Almighty God for His blessings. After that, I'm thankful for our seniors for their constant support, जो हमें हर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने आप को आप सबके सामने प्रूव कर सकें, अपने स्किल्स को प्रूव कर सकें और हर रोज़ एक नई चीज़ सीख सकें. तो उनके लिए भी मैं बड़ी थैंकफुल हूँ. The second thing, come to my introduction. My name is Mary Mukaddas. I'm working in SIAG since 2 years as a ultrasound and GI mortality assistant of Dr. Babar. After that, for my education, and I am BS psychologist. Uh, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं. हमारा टॉपिक जो है वो है हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री. हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन. पहले हम इनका बैकग्राउंड देखेंगे कि बैकग्राउंड में हम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हमने इसको हाई रेजोल्यूशन तक लेकर आए. वो ये था कि ग्रीक एंशियंट टाइम पे हम इसको, ये ग्रीक वर्ड निकल के आया जिसका था मैनोमेट्री. मैनो मीन्स प्रेशर्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं. डेफिनेशन इज मैनोमेट्री इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट मेजर्स प्रेशर विद इन हॉलो ऑर्गन, द एसोफेगस एंड द रेक्टम एंड ईटीसी. ईटीसी हमने इसलिए लिखा है बिकॉज वो कॉलन की भी हम करते हैं मैनोमेट्री और ब्लैडर की भी करते हैं, बट हमारे यहाँ पर मेन पर्पज सिर्फ एसोफेगस और रेक्टम है बिकॉज यहाँ वही होता है, इसलिए हम डिस्कस भी उसी को करेंगे. ठीक है. डेफिनेशन में क्या कह रही है कि मैनोमेट्री जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रेशर्स को मेजर करते हैं. हमारे जीआई ट्रैक के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके हम प्रेशर्स को चेक करने के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं. जैसे कि वर्ड खुद इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है अपने आप को. मैनो मीन्स प्रेशर एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. अब आ जाता है पर्पस कि हम ये ब्लाइंड प्रोसीजर करते क्यों है. द पर्पस इज टू असेस द फंक्शंस. अब फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्फिंक्टर बिहेवियर ऑफ मस्कुलर ट्यूब इन द बॉडी, स्पेशली इन जीआई ट्रैक. हमारे जीआई ट्रैक के अंदर जो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं उनके हम फंक्शंस कौन कौन से आ गए. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोऑर्डिनेशन और स्फिंक्टर बिहेवियर. अब एक स्फिंक्टर का जो बिहेवियर होता है, अब हमारे पास आगे जाके हम इस स्फिंक्टर देखेंगे कि स्फिंक्टर क्या होता है. ठीक है. उसका हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि अपर की और लोअर की कोऑर्डिनेशन कितने अच्छे से चल रही है, और उनका बिहेवियर देखते हैं. ये इस पर्पज के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं. उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉमन टाइप्स. कॉमन टाइप्स हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ जो अवेलेबल हैं जो कि हम खुद परफॉर्म करते हैं उनमें हम क्या करते हैं. एसोफेजियल मैनोमेट्री एंड एनोरेक्टल मैनोमेट्री, दो ये कॉमन टाइप्स हैं जो कि हर जगह पर के अलावा भी परफॉर्म हो रही है. तो उसमें आ जाती है एसोफेजियल मैनोमेट्री. एसोफेजियल इज फॉर सॉलोइंग और एसोफेजियल मोटेलिटी. अब जो हमारे निगलने का अमल होता है उसको देखने के लिए और एसोफेजियल मोटेलिटी को देखने के लिए हम एसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं एज द नेम एक्सप्लेन्ड इट. ओके. उसके बाद आ जाता है एनोरेक्टल मैनोमेट्री. एनोरेक्टल मैनोमेट्री हम करते हैं फॉर रेक्टम एंड फॉर एनोरेक्टल स्फिंक्टर फंक्शन. अब हमारा जो एनल स्फिंक्टर होता है उसका जो फंक्शन होता है उसको देखने के लिए वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने उसके अंदर कोई मिसहैप तो नहीं आ गया, कोई चीज जो स्फिंक्टर है वो लूज तो नहीं हो गया. इन सब चीजों को देखने के लिए हम करते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री. और वी विल फोकस मेनली ऑन एसोफेजियल बिकॉज अभी हम लोग ऊपर से आ रहे हैं. ठीक है. जीआई ट्रैक को ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एसोफेगस को देखेंगे. अब आ जाती है बेसिक फिजियोलॉजी. बेसिक फिजियोलॉजी में आ जाता है द एसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट प्रोपेल सॉलिड फूड फ्रॉम द एसोफेगस डाउन टू द स्टमक वेयर पेरिस्टाल्सिस. अब बेसिक में ये सब आपको पता होगा पहले से कि जब हम खाना निगलते हैं तो एक और मैकेनिज्म शुरू होता है जिसको कहते हैं सॉलोइंग मैकेनिज्म. ये स्टार्ट कहाँ से होता है. हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं. एसोफेगस के ऊपर एक अपर स्फिंक्टर होता है और एक लोअर स्फिंक्टर होता है. पिक्चर के अंदर हमारे पास प्रॉपरली शो हो रहा है वो. ठीक है. अब जैसे ही हमने खाना निकला, एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, एक फंक्शन होना शुरू हुआ, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस.
अब अपर स्फिंक्टर जब रिलैक्स हुआ, उसने वो जो फूड हमने च्यू किया था वो बॉलस की सूरत में स्फिंक्टर अपर स्फिंक्टर तक पहुंचा, वो रिलैक्स हुआ, उसने उस खाने को अलाउ किया कि वो एसोफेगस में आ गया। अब वो खाना जब एसोफेगस में आया तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हुई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना शुरू हुई, जिससे खाना क्या आया, एलईएस तक पहुंच गया। अब जब खाना एलईएस तक पहुंचा तो एलईएस जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, जब उसको सिग्नल मिल गया कि अब खाना आ गया तो वो रिलैक्स हो गया और खाना हमारा स्टमक तक चला गया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फिजियोलॉजी में आ जाता है कि हमारे पास दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर और एक लोअर। यूएस अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, एलईएस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब क्या हुआ, इसमें भी वही है कि कॉन्ट्रैक्शन वेव निकल के आई और फिर पेरिस्टाल्सिस हुई, वो खाना हमारे पास एलईएस तक आ गया। अब जब हम मैनोमेट्री करते हैं, मैनोमेट्री एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। अब जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें जो स्कोप होता है उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है। जब हम लोग एसोफेगस में एंटर करते हैं तो उस कैमरे के थ्रू हमें स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है हम कौन सी पोजीशन पे हैं, अभी कहाँ है, कहाँ आगे जाना है। लेकिन जो मैनोमेट्री है वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि अभी हम आगे स्फिंक्टर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, लेकिन जब इसके लिए हमें एक स्क्रीन की जरूरत होती है। अब वो स्क्रीन ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन जब हम लोग मैनोमेट्री स्टार्ट करने लगते हैं तो एक बिल्कुल ब्लाइंड ब्लू कलर की एक स्क्रीन आ रही होती है क्योंकि कैथेटर बाहर है। ठीक है, अब कैथेटर जब हमारे पास ब्लू कलर की एक स्क्रीन चल रही होती है, अब हमने वो कैथेटर इंसर्ट करना है तो उसके अंदर प्रेशर्स आएंगे। ठीक है, अब वो प्रेशर्स आएंगे, वो हमारे पास कलर कोडिंग्स दिखाएंगे। अब उन कलर कोडिंग्स के थ्रू हम जज करते हैं कि हम एलईएस तक पहुंच गए हैं, हम अभी एसोफेगस के अंदर ही हैं या अभी हम अपर में हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम कहते हैं टोपोग्राफिक प्रेशर मैप। क्या कहते हैं? प्रेशर मैप। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये कलर्स आ रहे हैं, इन कलर कोडिंग्स के थ्रू हम जज करते हैं कि अब हम एलईएस तक पहुंच गए और अभी हम बाहर हैं। अब एक की पॉइंट है याद करने वाला, वो ये कि द लाइटर द कलर द लोअर द प्रेशर। जितना कलर लाइट होगा उतना प्रेशर लो होगा, जितना कलर डार्क होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अब जब हम लोग इसमें आते हैं तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गई, इसके थ्रू हम जज कर रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन पर है या नहीं है। ठीक है, अब टाइप्स आ गई हमारे पास, एसोफेजियल और रेक्टल। ये हमारे पास एसोफेजियल का ग्राफ होता है, ये हमारे पास रेक्टल का ग्राफ होता है। अब एसोफेजियल में चूंकि अपर और लोअर एंड होते हैं तो ये हमारे पास यूएस होता है, अपर स्फिंक्टर ये आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास एलईएस होता है जो कि लोअर स्फिंक्टर है। दिस वन इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ गई, ये हमारे पास एलईएस आ गया, ये हमारे पास अपर आ गया। अब चूंकि रेक्टम में हमारे पास अपर लोअर एंड तो नहीं होता, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है और उस पोजीशन को हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, हमारे प्रेशर एक जगह पर आप अपने टाइम में मेरे पास आइएगा, मैं आपको सारे कैथेटर्स दिखा दूंगी, जिसमें हमारे पास रेक्टल का भी आपको समझा दूंगी कि वो कैथेटर कैसा होता है और एसोफेजियल कैसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टल का चार्ट आ गया और ये एसोफेजियल का आ गया। तो इस चार्ट को क्या कहते थे? टोपोग्राफिक प्रेशर मैप। अब ये काम कैसे करता है? सही, अब कैथेटर हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है, ब्लू कलर की हमारे पास स्क्रीन आ रही है। अब हमने किस तरह से इसको परफॉर्म करना है? एक बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए होते हैं ये। ठीक है, इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अब जो वॉशिंग एरिया में काम कर चुके हैं वो तो पहले देख चुके हुए होंगे कि कैथेटर कैसे होता है। बहुत थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि बड़े आराम से हमारी नेजल कैविटी के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, और जब वो पास होती है तो फिर उसमें जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं वो हमारे पास मैप प्रेशर्स बनाना शुरू करते हैं और वो ये हमारे पास मैप आना शुरू हो जाता है उससे। अब प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पहले हम पेशेंट को गाइड करते हैं, पूरी उसकी काउंसलिंग, बिकॉज ये ऐसा जब पेशेंट को बता दो ना कि आपको बेहोश नहीं किया जाएगा तो वो फौरन से डर जाता है, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो हम उनको पहले काउंसल करते हैं ये कि आपको एनपीओ रहना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग कि आपको रात 12 बजे से खाना पीना बंद करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल है वो 6 आवर्स का है, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि आपको रात 12 बजे से खाना पीना बंद करना होगा। उसके बाद हम उनको एक सॉल्यूशन पिलाते हैं, ज़ाइलोकेन 4%, जो कि ओजीडी के टाइम पे भी देते हैं। ठीक है, उससे हम उनको गागल करवाते हैं। उसके बाद फिर हम उनको कह देते हैं कि अब एक कैथेटर होगा। ये प्रॉपर काउंसलिंग पहले करनी पड़ती है पेशेंट की ताकि वो डरे ना एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर।
फिर हम उनसे कहते हैं कि कैथेटर होगा, वो आपके नाक के जरिए से मैदे में जाएगा और उस दौरान आपको खांसी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि नेजल ब्लीड हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें हम उनको गाइड करते हैं ताकि प्रोसीजर के टाइम वो अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट कर सके और प्रोसीजर अच्छे से ज्यादा हो सके। अब वो थिन कैथेटर हमने नेजल कैविटी के थ्रू पास किया। अब उस कैथेटर पे जो सेंसर्स, पहले हमारे पास जो सेंसर्स थे वो 24 आते थे, तो गैप बहुत ज्यादा होता था। अब हमारे पास 36 उसका सेंटीमीटर सेंसर्स का 36 सेंसर्स का वो कैथेटर आ गया, जिससे क्या होता है कि हर 1 सेंटीमीटर का हमारे पास प्रेशर आ रहा होता है, हर 1 सेंटीमीटर का प्रेशर हम नोट कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और हम उस कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर। उस दौरान हम पेशेंट को पानी पिलाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को पानी पिलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको हम अपराइट पोजीशन में पानी पिलाते हैं। अब वो जो जब जैसे जैसे वो सॉलो, हर 30 सेकंड के बाद उनको सॉलो देते हैं ताकि 30 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे पास एसोफेगस है वो बड़ी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद 30 सेकंड के बाद फिर उनको हम पानी पिलाते हैं ताकि फिर हमारे पास एक वेट सॉलो की सीढ़ी आ जाए। इस तरह से हम उनको 10 सॉलोज देते हैं, पहले सुपाइन पोजीशन में, फिर उसके बाद अपराइट पोजीशन में। मैक्सिमम प्रोसीजर हमारे पास 30 सेकेंड्स का होता है, लेकिन इससे टाइम वेरी कर सकता है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से प्रोसीजर को देख लेते हैं। अब इस प्रोसीजर के दौरान पहले भी मैंने बताया पेशेंट को खांसी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, गैग कर सकता है बहुत, और बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि नेजल ब्लीड हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इंडिकेशन क्या क्या है हमारे पास कि हम मैनोमेट्री करते क्यों हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं हमारे पास। मैनोमेट्रीज आर परफॉर्म फॉर सेवरल डायग्नोस्टिक रीजंस, सम कीज यूजेस टू इवैल्यूएट esophageal motility, disorders of how esophagus contract, for example eclasia, diffuse esophageal spasm, hypercontractility esophagus, ठीक है। अब क्या होता है कि हम किन किन चीजों में हम मैनोमेट्री करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास इक्लेजिया आ जाता है, एसोफेजियल स्पैज्म आ जाता है, और हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल एसोफेगस आ जाता है। इक्लेजिया में क्या होता है कि एलियस जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है। एलियस टाइट हो जाता है, एसोफेगस ऊपर से डायलेट हो जाती है, खाना नीचे स्टमक तक पहुंच नहीं पाता, रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो जाती है। उसके बाद हमारे पास हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल एसोफेगस आ जाता है, उसमें भी यही होता है कि हमारा जो एलियस होता है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो इस वजह से हमारा खाना ठीक से पास नहीं हो पा रहा होता। एलियस में पहले बता चुकी हूँ। एलियस पता है क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी टू सॉलो। अब खाना खाने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट आके वो कह रहा है कि मुझे खाना खाने में मसला हो रहा है, खाना जब गुजरता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये चीज डायग्नोस करने के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। अब हमें पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं है कि उनको इक्लेजिया है या फिर हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल है या फिर स्पैज्म है, क्या है, बस उसको खाने में दिक्कत है, ये देखने के लिए हमने मोर्टेलिटी मैनोमेट्री करनी है। और उसके अलावा टू असेस अनएक्सप्लेन्ड नॉन कार्डियक चेस्ट पेन व्हेन कार्डियक कॉज हैव बीन रूल्ड आउट। अब एक पेशेंट है, उसने चेस्ट पेन की कंप्लेन की, उसको हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, और उसके बाद फर्दर टेस्ट जो होते हैं वो भी सब बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर हम उनको मैनोमेट्री सजेस्ट करते हैं कि मे भी शायद ये डिफिकल्टी ऑफ सॉलो हो, इस वजह से उनको चेस्ट पेन हो रही हो। उसके अलावा एज पार्ट ऑफ एवेल्युएशन फॉर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड के लिए हम जो है वो मैनोमेट्री करते हैं। अब एक पेशेंट आया, उसने शिकायत की कि उसको खाना वापस आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब एक तो इक्लेजिया हो सकता है उसको, फिर दूसरा ये कि उनको गर्ड का इश्यू हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एलियस होता है वो बहुत ज्यादा लूज पड़ा हुआ होता है। अब वो जब पेशेंट लेट रहा है या फिर बैठ रहा है, तो उसका खाना ऐसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि थोड़ी हैवी है, तो जैसे भागना, तो उसमें फिर क्या होता है कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो पेशेंट फिर आके कंप्लेन करता है कि खाना वापस आ रहा है ऊपर, तो हमें नहीं पता कि उनको इक्लेजिया है या फिर उनको एसोफेजियल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है। तो ये सब चीजें हम देखने के लिए मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एंटी रिफ्लक्स और एसोफेजियल सर्जरीज हो, अब किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए
सजेस्ट किया है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स कहेंगे कि आप मैनोमेट्री करवा कर आ जाए ताकि हमें पता चल जाए कि हाउ इज द बिहेवियर ऑफ एलियस। अब बिहेवियर कैसा, एलियस जो है किस तरह का बिहेव कर रहा है, क्या पता वो टाइट हो, खाना ऊपर ही रखा हुआ एक्लेजिया, क्या पता वो बहुत ज्यादा लूज हो जिसकी वजह से सर्जरी जरूरी हो करवानी, तो इसलिए हम फिर आपकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? गुड। उसके बाद आ जाता है रिगर्जिटेशन, जिसमें हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वापस से ऊपर की तरफ आ रहा होता है, रिफ्लक्स का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है चेस्ट पेन, नॉन कार्डिक। अब चेस्ट पेन है, अब हमें पता चल गया कि उसको कोई कार्डिक इश्यू नहीं है, लेकिन उसको फिर भी दर्द हो रहा है, तो भी हम करते हैं मैनोमेट्री। तो ये हमारे पास पेशेंट की ये शिकायत भी लेके आता है, हार्ट बर्न की शिकायत लेके आता है, वेट लॉस की शिकायत लेके आता है। अब वजन घट रहा है और पता नहीं कि क्यों घट रहा है, तो इसलिए तब भी हम पेशेंट को मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद ओडिनोफेजिया, पेनफुल सॉल्विंग, ये भी डिस्फेजिया ही है। अब हम इसके फायदे क्या क्या हैं, हम ये करते हैं, अगर हम कर तो रहे हैं ब्लाइंड प्रोसीजर हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि इसका फायदा क्या है। इसके फायदे ये हैं, नॉन सर्जिकल, मिनिमली इन्वेजिव। नॉन सर्जिकल है, कोई इसमें कट कुछ भी हो नहीं रहा, कोई इसमें क्रिटिकल कंडीशन हो नहीं रही, इसलिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइड डिटेल्ड मस्कुलर एक्टिविटी। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हमें मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी की डिटेल जो है ना डेटा प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है हेल्प इन प्लानिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी। अब ट्रीटमेंट करना है हमने पेशेंट का, उसकी सर्जरी करनी है या फिर हमें कुछ और परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हमें ये हेल्प करता है कि आगे हमें करना क्या है पेशेंट के साथ। उसके बाद आ जाता है नॉन रेडिएशन एक्सपोजर, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, इसलिए हम ये आराम से पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद समरी आ जाती है। समरी में क्या है? मैनोमेट्री प्रेशर मैनेजमेंट टेस्ट। ठीक है, मैनोमेट्री एक प्रेशर मैनेजमेंट टेस्ट है। प्रेशर मैनेजमेंट किस चीज का हसन भाई? हमारी पेरिस्टाल्सिस होती है मूवमेंट उनका, तो हम तो रेक्टम की भी करते हैं। रेक्टम की भी करते हैं, जाहिर सी बात है। प्रेशर मैनेजमेंट मस्कुलर ट्यूब्स की, हमारे जीआई ट्रैक में जो मस्कुलर ट्यूब्स होती है उनकी प्रेशर मैनेजमेंट के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस हमने देखे, डायग्नोसिस में हमारे पास क्या क्या आ गए थे? ओके, और उसके बाद यूज फॉर एसोफेगस, रेक्टम और एसोफेगस के लिए हम यूज करते हैं। मैंने पहले बताया कि हम और भी चीजों के लिए मैनोमेट्री करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ये परफॉर्म होता है, मेन जो हमारा फोकस है वो इसी के ऊपर होगा कि एसोफेगल और रेक्टम के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये बहुत सेफ, इंफॉर्मेटिव एंड एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मसल फंक्शन। ये बहुत एसेंशियल है कि हम बहुत ही डिटेल में मसल स्टडी कर सकते हैं, उनके फंक्शन स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, पोस्ट असेसमेंट यही तो है। ओके, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वो सेंसर्स होते हैं, हर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेंसर जो है प्लेस्ड होता है। एक सेंसर नहीं होता, एक ट्यूब होती है, उसके ऊपर हर 1 सेंटीमीटर के बाद सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो कि जब हम उनको इंसर्ट करते हैं कैथेटर, तो वो ऊपर से यूईएस से लेके एलईएस तक के सारे प्रेशर्स को मेजर करते हैं। हाँ जी, ट्यूब तो एक ही होती है। वो जो आप सॉलर की बात करें, सॉलर पे जो लगी हुई है वो अलग है। अब उसमें हमारे पास 2 तरह की मैनोमेट्रीज हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एक सॉलिड, एक वाटर परफ्यूज्ड। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि एक कैथेटर के साथ एक चैम्बर लगा हुआ होता है, उसको आप डायरेक्ट पीसी के साथ कनेक्ट करते हो सॉलर के साथ, और वो आपके पास सारे प्रेशर्स दे रहा होता है। लेकिन जो वाटर वाला होता है, वाटर में क्या होता है, अलग अलग चैनल्स बने हुए होते हैं। अब उसी तरह से हमारे कैथेटर के ऊपर अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। अब उनको हमने उन चैनल से कनेक्ट किया, वहां से वाटर निकल के आया, पूरे ट्यूब में चलेगा। अब उसके लिए क्या होता है कि वो बहुत टाइम टेकन होता है। 15 से 20 मिनट पहले हमें कैथेटर को क्या कहते हैं उसको,
हाँ हाँ जी, प्रेप करना होता है पहले। सबसे पहले 15 से 20 मिनट पहले हम कैथेटर को चैम्बर के साथ कनेक्ट करके रख देते हैं, ताकि पूरे जितने भी हमारे पास प्रेशर पॉइंट्स है वहां तक वाटर पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम उसको इंसर्ट करते हैं, ताकि एक एक चैनल जो है हमारा चले। और वो जो चैम्बर्स लगे हुए हैं वो वाटर परफ्यूज्ड है बेसिकली, वो अलग है। और ये जो अंदर डालते हैं इसकी क्लीनिंग कैसे होती है? इसकी क्लीनिंग जो है हम वहाँ लेके जाते हैं वॉशिंग एरिया, वहाँ पर पहले इसको सिंपल वाटर के साथ वॉश करते हैं। और टैप बहुत हमें लाइट रखना पड़ता है, बिकॉज सेंसर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आएगा सेंसर डैमेज हो सकता है। उसको वॉश करने के बाद उसको साइडेक्स करते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते ये हमारे सीएसडी में भी होता है हैं। जी वो हमारा जी। अच्छा, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग और ये रेक्टल जो करते हैं, ये सेपरेट इनके प्रोब्स वगैरह जी, इनके प्रोब्स अलग अलग होते हैं अलग-अलग? जी। जो रेक्टम का प्रोब होता है उसके ऊपर हमारे पास एक बलून लगा हुआ होता है अलग से। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप और रूम में आ सकते हैं, मैं स्टील दिखा जो दूँ। विदाउट वो विदाउट बलून होता है। वो बिल्कुल एक थिन ट्यूब होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसके ऊपर कोई बलून वगैरह नहीं होता। अब डिफरेंस अगर दो कैथेटर पड़े हो, हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि जो रेक्टम वाला होगा उसके आगे बलून लगा हुआ होता है, और जो एसोफेजियल वाला होता है वो थिन स्ट्रेट फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है बस। इसमें साइजेस आते हैं, हम्म डिफरेंट साइज। इसमें साइजेस नहीं आते, इसमें सेंसर्स के नंबर्स आते हैं। पहले जो हमारे पास थे वो 24 का था, 12 का था, पर अब जो हमारे पास है वो 36 सेंसर्स का है। और उसमें जो है जो रेक्टम वाला है उसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग से ही 6 सेंसर्स वाला था, अभी भी हमारे पास 6 सेंसर्स वाला है। अच्छा, रेक्टल मैन्युफैक्चरिंग किसी को पता है करते हैं? रेक्टल प्रोलैप्स के हमने बेटा रेक्टल प्रोलैप्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर्पस के लिए Rectal बेसिकली उसमें- उसकी जो है ना स्टूल इनकॉन्टिनेंस होता है पेशेंट को। पेशेंट जो स्टूल पास उसको ये पता नहीं होता, ये फील नहीं होता है कि उसका स्टूल जो निकल चुका है। तो इस पर्पस के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग उसमें करते हैं। दूसरा ये कि पोस्ट सर्जिकल जो उसमें करते हैं वो उसमें ये देखते हैं कि प्री सर्जिकल भी करते हैं कि उसमें सर्जरी जो पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग जो जब यूएस करते हैं तो इसमें इसकी लेयर्स को भी देखा जाता है कि इसकी लेयर्स जो है हमें अलाउ कर रही है नहीं है, बिल्कुल डेप्थ में जो इसकी जो है कैंसर की जो वजूहत वगैरह जो है मतलब उसमें वो फैल चुके ज़्यादा जो। तो बेसिकली ये है कि इनकॉन्टिनेंस के लिए ये देखी जाती है कि इसके अंदर प्रेशर्स कितने हैं इसमें, जो कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसको पकाना निकलता और उसको पता नहीं सकता ऐसे ही। ये एक अलग टॉपिक था, खैर पता चल गया आप सबको। और कोई क्वेश्चन? जी। आपने बताया कि प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जिसमें कलर कोडिंग होती है। तो इसमें कलर कोडिंग में क्या ऐसा डिफरेंस आता है कि हमें लगे पैरासाइटिस और प्रेशर्स नॉर्मल शो कर रहे हैं या एब्नॉर्मल शो कर रहे हैं? ये डिटरमिनेशन कैसे होती है? क्या? लो कलर लो कलर लोअर द प्रेशर। लोअर मतलब उसकी कलर कोडिंग से अगर किसी भी सेंटीमीटर पे उसकी कलर कोडिंग लोअर शो कर रही है मींस यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी, यहाँ पर एब्नॉर्मलिटी नहीं है, यहाँ पर प्रेशर कम है। अब क्या हुआ, जब पेरिस्टाल्सिस शुरू हुई, पेरिस्टाल्सिस कैसे होती है? ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे से रिलैक्स होता है, खाना नीचे आ गया, अब ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया वापस से। अब क्या हुआ कि जब यू इस तरह से मूवमेंट होना शुरू हुई तो उसी तरह से हमारे पास कलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जब ऊपर रिलैक्स हो गया, प्रेशर कम हो गया, वहां पर कलर लाइट होगा। नीचे वो डार्क है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये हमारे पास कलर कोडिंग्स इसलिए मैंने बताई कि जितना लाइट कलर होगा उतना कम प्रेशर होगा। इट्स मीन कि जब खाना वहां से गुजर गया, मतलब जब वो लाइट हो गई। वो कलर लाइट हो गया क्योंकि प्रेशर कम हो गया, रिलैक्स हो गया ना, एरिया ऑफ एसोफेगस या रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया, फंक्शनल नहीं है। अब जहाँ पे पार्टिकल्स हैं मौजूद वो फंक्शनल है, वो functional तो वहाँ पे कलर कोडिंग हमारी डार्क शो होगी। तो इन केस अगर कभी किसी की पेरिस्टाइटिस वर्किंग में नहीं है या एसोफेगस फंक्शनल प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे कलर कोडिंग चेंज ही नहीं होगी, वहां पर लाइटर ही रहती है। इवन के कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्क्रीन पे कोई कलर शो ही नहीं हो रहा, तो वो ब्लू ही होता है। वो फिर हमें रीडिंग्स लेनी होती है, वहां पर हमारे पास जो है ना वो चल रहे होते हैं, नंबर्स चल रहे होते हैं, जो कि हमें बता रहे थे कि इतना सा प्रेशर है और दिस वन इज द लाइटर, सबसे लोअर प्रेशर है ये। अब क्या हुआ, पेशेंट ने पानी पिया, ये मोस्टली तब होता है जब इनइफेक्टिव एसोफेजियल मोर्टेलिटी होती है, एसोफेगस काम ही नहीं कर रही, खाना ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रहा है, पानी जो हम पिला रहे हैं पेशेंट को वो ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, वो तो और फिर वो थोड़ा सा पानी का ही प्रेशर जो सेंसर्स के साथ टच हुआ और नीचे गया, वो बस एसोफेगस से अपना कोई काम नहीं किया। तब हमारे पास इस तरह की पिक्चर आती है कि बिल्कुल ग्रीन कलर
लाइट कलर आ रहा होता है स्ट्रेट। और जस्ट मैं नंबरिंग शो कर रही होती थी यहाँ पे वो यहाँ पर नंबर शो हुए हमारे पास कि यहाँ से अभी पानी गुजरा, ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई और ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। ठीक है, फिर ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास आ जाता है एब्सेंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इनइफेक्टिव मोर्टेलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं। और कुछ आप लोग भी कुछ पूछे, आप लोग को सब समझ में आ गया? ठीक है।